वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज के इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज़ को मार्क करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। जॉल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क विच इज़ इक्वल टू। वो कहता है कि जॉल जो है वो वर्क का यूनिट है, वो किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी हमारे पास है वर्क सेकेंड और वाट सेकेंड सॉरी, और डी हमारे पास है न्यूटन सेकेंड। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्क डन बेसिकली हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि हमारे पास पावर जो होती है वो इक्वल होती है पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर टाइम यहाँ पर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो P मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो अब यहाँ से भी हम वर्क डन का यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं। P का यूनिट जो है वो हमारे पास वाट हो जाएगा और T का यूनिट हमारे पास हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से जो वर्क डन का यूनिट यहाँ पर बनेगा वो होगा वाट सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है 2, वर्क डन बाय अ बॉडी इज ज़ीरो इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि वर्क डन जो है वो कब ज़ीरो होगा, अगर उनके एंगल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा कि वर्क जो है वो हमारे पास बॉडी का ज़ीरो हो। तो इसके आंसर के लिए जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जब बॉडी के दरमियान यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री होता है तो जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। देखें, जैसे कि ये हमारे पास वो बॉडी है, इस पर फोर्स जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है और यहाँ पर एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है और जिस डायरेक्शन में हमने इसको डिस्प्लेस करवाना है वो डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। तो इसके लिए आप जो है वो राइट ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार, एन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक कार है, एक एलिफेंट है और एक क्रिकेट बॉल है जिनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो सेम हैं। विच ऑफ दीज हैव ग्रेटर स्पीड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो किसकी होगी। अब जैसे कि आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक ये इक्वल होती है हाफ mv² के। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो मैस है वो सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि एलिफेंट का मैस जो है वो कार और क्रिकेट बॉल के निस्बत सबसे ज़्यादा होगा। तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो क्योंकि वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट करनी है कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी या स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, तो जिस चीज़ का मैस जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड भी जो है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है मैस और वेलोसिटी के ऊपर। तो जिस चीज़ का मैस जितना ज़्यादा होगा उसको मूव करवाना उतना ही मुश्किल होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो बनेगा क्रिकेट बॉल, क्योंकि इसका मैस जो है वो सबसे कम होगा तो इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आप इसको मार्क करेंगे सी ऑप्शन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज़ लिफ्टेड टू अ हाइट 10 मीटर इन 2 सेकेंड। वो कहता है कि एक बॉडी है जिसका वेट 100 न्यूटन है और इसको लिफ्ट किया गया है 10 मीटर हाइट तक और कितने टाइम के अंदर, 2 सेकेंड के अंदर। व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज के हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास वो बॉडी है जिसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है और जिसको हमने फ़र्ज़ किया ये हमारे पास वो हाइट है जहाँ से हमने उठाकर इसको यहाँ तक मूव करवाया है और वो हाइट हमारे पास कितनी है, वो हाइट हमारे पास है जी 10 मीटर। अब इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें वेट हमारे पास है 100 न्यूटन, तो हमने मैस जो है वो कैलकुलेट करना है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास होता है उसमें मैस की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। तो मैस अगर कैलकुलेट करना है तो W इज इक्वल टू mg होता है, तो g इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने मैस को कैलकुलेट करना है तो W डिवाइडेड बाई g अगर हम करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 9.81 जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास, तो
19367। ये वैल्यू को मैंने इतना ज़्यादा एक्सटेंड करके इसलिए लिया है ताकि हमारे पास जो आंसर है वो तकरीबन एक्यूरेट आए। तो ये केजी में हमारे पास मैस आ जाएगा, जो नंबर 1 चीज़ हमारे पास थी जिसको कैलकुलेट करना था। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फार्मूला देखें उसमें मैस हमारे पास आ चुका है, जी की वैल्यू 9.81 होती है और एच हमारे पास जो है वो 10 मीटर है। तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1000 जाउल आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा 1000 जाउल। सी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहता है इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री वर्क डन इज़ सेड टू बी। यानी थीटा से मुराद यहाँ पर एंगल है। वो कहता है कि अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो, किसके और किसके दरमियान, जैसे कि हमने इससे जो पिछला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ था, एमसीक्यूज़ नंबर 2, इसमें हमने देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 होता है। अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो तो फिर क्या होगा, तो आपने ये जहन में रखना है। मैं आपको ज़रा भी डायग्राम दिखाता हूँ, उसके मुताबिक एक्सप्लेनेशन की जाएगी। अब ये 3 डायग्राम्स हमारे पास ए, बी और ये सी हमारे पास मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ, वर्क डन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा तो ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अगर एंगल जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 90 डिग्री तकरीबन यहाँ पर स्ट्रेट बनेगा हमारे पास, अगर इससे कम होगा, अगर एंगल जो है थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 90 डिग्री अगर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तो वर्क डन क्या होगा, 0 के इक्वल। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप जब इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें कोज 90 जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है वो और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो ग्रेटर दैन 90 है। तो अगर थीटा जो है वो ग्रेटर दैन 90 हो तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि वर्क डन इज़ लेस दैन 0 है, और अगर लेस दैन 0 है मीन्स के वो माइनस में होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर थीटा जो है वो लेस दैन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा जो है वो यानी एंगल जो है वो ग्रेटर दैन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारे पास माइनस में होगा। तो इस तरह से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कंडीशन हमारे पास ये वाली है, ए कंडीशन है। तो इसमें वर्क डन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा अगर जो है वो एंगल लेस दैन 90 डिग्री होगा। तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बी, पॉजिटिव वर्क डन हमारे पास होगा। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, पावर इज़ आ। तो पावर के बारे में पूछा गया है। पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, या फिक्स क्वांटिटी है, या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पावर जो होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, यानी वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है। वर्क जो है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है दैट्स वाई पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आपने ऑप्शन ए को जो है वो मार्क कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़। तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे पास वाट होता है। इसको आप क्लिक कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू जॉउल पर सेकेंड। बी ऑप्शन को आपने मार्क कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, a 4 kg body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बताया गया है कि एक 4 kg मैस की एक बॉडी है जिसको थ्रो किया गया है अपवर्ड वर्टिकली, और ग्राउंड से इसको थ्रो किया गया है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया जाए, इफ़ द फ्रिक्शन इज़ निगलेक्टेड इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को ज़रा से पहले टच करने से तो कितनी होगी। ऑप्शन ए है 25 जॉल, ऑप्शन बी है 50 जॉल, ऑप्शन सी है 75 जॉल, और ऑप्शन डी है 100 जॉल। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैस गिवन है 4 kg और वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ यानी 1/2 वैसे ही एज इट इज़। एम जो है मैस हमारे पास 4 kg है, और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, टू टू द 4 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होगा, 25 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 50 जॉल आता है। तो इस तरह इसका जो राइट ऑप्शन हो वो 50 जॉल होगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी
एक बॉल जिसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो किया गया है, इट्स, अब आगे वो पूछता है इसकी कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ कोई चीज़ जाती है तो उसकी कैनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो कि ड्यू टू पोजीशन होती है वो हाइट के लिहाज से इंक्रीज़ करती है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा। उसके बाद बी हमारे पास है कैनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़, तो ये वाला जो है वो ऑप्शन ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। बाकी ऑप्शन को भी अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि बोथ कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, तो ये भी गलत है और ये भी गलत होगा, तो बी ऑप्शन को आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी इट्स टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर वो कहता है एक बॉल जिसको थ्रो किया गया है अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब अगर ये इस क्वेश्चन को देखें तो इसके ऑप्शन को देखते हैं, इज़ मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, कि अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी का जो हम देखते हैं ये रिलेट करती है मतलब काइनेटिक एनर्जी से, तो इज़ मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पर तो वो ज़ीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इज़ मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, ये भी ऑप्शन निस्बतन ठीक लग रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर। उसके बाद वो कहता है इज़ मैक्सिमम व्हेन बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, यानी ये मैक्सिमम होगी जब उसको थ्रो किया जाएगा। ये डी हमारे पास है रिमेन्स कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है वो इस लिहाज से अगर हम देखें कि इज़ मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट उसने कहा है, तो वो ज़ीरो होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी होगा, जो कि इज़ मैक्सिमम व्हेन बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, क्योंकि उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं ये किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड या एसोसिएटेड होती हैं, तो ये बेसिकली टाइप्स हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो इसका आप जो है वो ऑप्शन डी को मार्क कर लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 960 वाट, एक वेट लिफ्टर है जिसकी पावर 1960 है, 1960 है वाट, लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मैस एम, और वो एक लोड को या वेट बॉडी को जिसका मैस m है उसको लिफ्ट करता है फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड। तो वो कहता है कि मैस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है जिसको ग्राउंड से उठाकर 2 मीटर की हाइट तक जो है वो प्लेस किया गया है, और कितने टाइम के अंदर, 3 सेकेंड के अंदर। तो जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर अगर मैं डायग्राम के लिहाज से अगर मैं बताऊँ तो आपको, अगर ये फ़र्ज़ किया कोई लोड है जिसको उठाकर यहाँ पर रखा गया है, तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अब यहाँ से यहाँ तक लाने में उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया है, और पोजीशन के अंदर चेंज अगर आया है कि, और ड्यू टू पोजीशन किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जितना किसी चीज़ को उठाकर उधर तक मुंतकिल करवाने में वर्क डन किया जाता है, तो उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन के लिहाज से स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन जो है वो इक्वल होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन कुछ लेंथी है, थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बता देता हूँ इसके बारे में ब्रीफली। पावर जो है वो 1960 वाट है, मैस हमने मालूम करना है, हाइट हमारे पास है 2 मीटर, और टाइम विद इन 3 सेकेंड उसको मुंतकिल किया गया है। तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना वर्क डन किया गया होगा उसकी पोजीशन को चेंज करने में वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो उसके इक्वल बराबर हो जाएगा, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे, तो पावर इक्वल टू, यानी या वर्क डन की बजाय हम जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू mgh और डिवाइड बाई टाइम। तो अब पावर की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर की जगह पावर की वैल्यू को ले लिया गया है 1960, और इसी तरह से मैस की जगह मैस को, क्योंकि जो कि हमने कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू हमारे पास है 9.81, और हाइट हमारे पास है 2,
और टाइम की वैल्यू हमने 3 यहाँ पर पुट की है। चूँकि हमने मास को कैलकुलेट करना है तो बाकी जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास है वो दूसरी साइड पर हम ले जाएंगे इसको। 3 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9.81, और 2 जो है वो आपस में इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड में। तो इस तरह से जब इनको हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 300 आएगा। और चूँकि मास का यूनिट हमारे पास केजी होता है तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो 300 केजी होगा। तो यहाँ बुक पर हम जो है वो सी ऑप्शन 300 केजी को इसके लिए मार्क कर लेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जिसको आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास 1 kg मैस हैज़ एनर्जी, यानी 1 kg अगर मैस हमारे पास हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हम यहाँ पर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर का ही इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पर क्योंकि एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, मैस की जगह हमारे पास 1 kg आ जाएगा, और C की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो C है ये हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और इसका हमें स्क्वायर लेना है। तो 3 का जो है वो स्क्वायर अगर हम अलहदा से लें तो वो हमारे पास बनेगा 9, और इसी तरह से जो हमारे पास 10⁸ है, पावर की पावर अगर हम लें तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, वो हमारे पास बनेगा 16। तो ये 10⁻16 बनेगा, क्योंकि एनर्जी है तो उसका यूनिट हमारे पास होता है जूल। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच वन इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से वो पूछता है कि इसमें कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, यानी जो इस्तेमाल के साथ ख़त्म नहीं होता। तो इसमें अगर ऑप्शन ए को हम देखें तो ये हमारे पास है कोयला, यानी जो कि इस्तेमाल के साथ ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से बी हमारे पास है नेचुरल गैस, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जो कि कंज्यूमेबल मटेरियल है, जो जैसे इस्तेमाल होगा वो ख़त्म होता जाएगा। इसी तरह से जो डी ऑप्शन हमारे पास है वो यूरेनियम है, यूरेनियम भी एक जो है वो कंज्यूमेबल मटेरियल है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। जबकि जो सी हमारे पास है सनलाइट, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी इस्तेमाल के साथ ख़त्म नहीं होता। तो सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होता है, यानी कितने वाट के इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 756 वाट, ऑप्शन बी हमारे पास है 716 वाट, ऑप्शन सी हमारे पास है 736 वाट, और ऑप्शन डी हमारे पास है 746 वाट। तो इसका मैं बताता चलूँ आपको कि 1 हॉर्स पावर जो है वो एग्जैक्टली 746 वाट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।